हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 जो कि यहाँ पे शाम 7 बजे ईवीएस की क्लास एनसीईआरटी शाम 7 बजे चलती है। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है। ये लाइन मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। और जिससे क्या होता है, ये लाइन इसलिए बोला जाता है आपके लिए, जैसे कि आपको याद रहे 21 जनवरी का आपका एग्ज़ाम है, तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है वो यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक पेन ले लीजिए। जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे वन लाइनर चीज़ें मैं कराती हूँ डेली, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो चीज़ें कराई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप एक पेन और एक नोटबुक ले लीजिए। जो चीज़ें यहाँ कराई जा रही हैं इसे आप वन लाइनर में बनाते हैं, क्योंकि मैं वन लाइनर में लाई ही हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, इससे भी कम शॉर्ट में वन लाइनर को जो चीज़ें हैं वहाँ पे बनाइए नोट्स, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम तक एक प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार हो जाएगा। 10 दिन से पहले आपको रिवीजन करने में आराम होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके बाद आपको बता दिया जाता है कि जो चीज़ें यहाँ पे देखिए, अभी इसके पहले चीज़ें जो कराई हैं उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है झूम खेती। इस टॉपिक पे बात होगा क्योंकि इससे पहले कृषि, जंगल, ये सब प्रकाश संश्लेषण ये सब बता दिया गया है नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में झूम खेती कहाँ पे और कैसे होती है ये बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट है, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बांस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या पता चला होगा कि झूम खेती कैसी होती है, क्योंकि ये चीज़ें क्या होता है जो यहाँ पे इस तरीके से थियरी कराई जाती है, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में चीज़ें लाइन टू लाइन आपके आंसर में देखने को मिलेगा। तो इसे आप फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए कि इसमें क्या होता है कि झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे क्या करते कि फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल छोड़ दिया जाता है। ये पहला पॉइंट ये है कि कुछ साल के लिए इस जमीन में जब फसल उग जाती है तो कुछ साल के लिए यहाँ पे इस जमीन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखे। फिर इसके बाद उसमें खेती नहीं करते हैं, ठीक। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी खेती करते हैं पहले घास को साफ कर, मतलब खेत में, मतलब ट्रैक्टर चलाने से पहले क्या होता है, ट्रैक्टर चलाने से पहले हम खेत में जो भी घास हो, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं उसे निकाल दी जाती है। फिर इसमें ट्रैक्टर जो होता है वो खेत को जोतते हैं। फिर इसके बाद उसमें से भी घास, तिनका, ये सब उखाड़ कर हम लोग उखाड़ते वहाँ पे, मतलब निकाल देते हैं खेतों से, ठीक है, ताकि हमारे बीज क्या हो, जो अच्छे से अंकुरित हो पाए, ठीक है। लेकिन झूम खेती में क्या खासियत होती है, इस जंगल में जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे देखिए बांस गिराकर जला देते हैं। मतलब जो भी चीज़ें इस खेत में उगे होते हैं, ठीक है, जो भी खेत में, इस खेत में उगे होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि सीधा उसी खेत में उसे उखाड़ते नहीं, वहीं पर उसे जला दिया जाता है। मतलब वहीं पे काट कर वहीं पे गिरा दिया जाता है। उखाड़ते जमीन से सीधा उखाड़ते नहीं है, बस काट कर वहीं पे गिरा दी जाती है, इसके बाद वहीं पे जला दिया जाता है। ये पॉइंट आप इसे नोट करिएगा। फिर इसके बाद इस राख की जमीन में खाद का काम करती, मतलब जो चीज़ें वहाँ पे जला दी जाती है, हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक गड्ढा रहता है, उस गड्ढे में हम लोग एकत्रित करते जाते हैं। फिर इसके बाद उसमें उसको जलाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, खाद का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, उसी खेत में घास, बांस, जो भी खरपतवार रहता है उसे उखाड़ते नहीं है, उसे काट कर वही खेतों में जला दिया जाता है। और इसके बाद वो जो राख होती है वो खाद का काम करती है। इस तरीके से झूम खेती होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। देखिए इसके बारे में दूसरा पॉइंट, जमीन को जलाते हुए
आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो भी किसी खेत हो, जो भी खेत हो उसके आसपास जो भी यहाँ पे पेड़ उगे होते हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा जो खेत में जो भी खरपतवार हो उसको यहाँ से काट काट कर यहाँ पे इकट्ठा बीच में करिए और इसके बाद यहाँ पे जलाइए। ठीक, यहाँ पे जलाइए, ना कि साइड साइड में, जो कि अगल बगल जो पेड़ हो उसे नुकसान पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई है। जमीन को जलाते हुए, आसपास के पेड़ में न जले, मतलब पेड़ न जले, जंगलों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, फिर जब जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। हम लोग क्या करते हैं, खेतों को ट्रैक्टर से चला के चारों तरफ जोतते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जब भी खेती करने का टाइम होता है, क्योंकि जब कुछ समय के लिए इसे छोड़ दिया जाता है फसल काटने के बाद, लेकिन जब खेती का टाइम आता है उसे जोता नहीं जाता है। ये पहला, तीसरा पॉइंट आप इस लिख लीजिए, इसे जोता नहीं जाता। मिट्टी के हल्के से हिलाकर बीज छिड़क जा देते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये खुरपी, जो खुरपी होता है ना, फावड़ा, खुरपी, इस तरीके से, फावड़ा भी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ खुरपी का यूज़ करेंगे। खुरपी क्या रहता है, वो हल्के हल्के मिट्टी को क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बीज बस एक दूसरे मिट्टी से दब जाए। इस तरीके से वो बीज को छिड़कते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। मतलब एक ही खेत में अलग अलग तरीके से हम चीज़ें, बीजों को डाल सकते हैं। यहाँ पे ये बातें की गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए, इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। यहाँ पे क्या क्या कहा गया कि फसल के समय भी अनचाही घास हम उसे उखाड़ के फेंकते नहीं है। जैसे क्या करते हैं कि अभी हम मक्का का खेत, मतलब जैसे कि खेतों में मक्का लगाते हैं। ठीक है, मतलब मक्के के जो बीज होते हैं उसे डालते हैं, फिर उसके साइड साइड में बहुत सारे मतलब बीज से अनचाहे मतलब घास उग जाते हैं। तो उससे क्या करते हैं, हम घासों को साफ करते हैं। घासों से इसलिए साफ की जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ के जो खनिज पदार्थ, जो भी हम लोग वहाँ पे खाद डालते हैं, वो घास ना मतलब ऑब्जॉर्व कर पाए। इसके वजह से हम घास को वहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सिर्फ बीज, जो हमारा बीज रहता है, वही सिर्फ वहाँ पे वो पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, झूम खेती में ऐसा होता है कि फसल के समय में भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें क्या करते, वहीं पे काट कर गिरा दी जाती है ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए और इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कहे, स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा, स्थानांतरित कृषि होती है। जो यहाँ पे झूम खेती होती है वो स्थानांतरित जो खेती होती है, तो यहाँ पे कहाँ पे की जाती है, तो ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। मतलब इस खेती को भी जनजाति कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें, झूम खेती अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इस तरीके से झूम खेती होती है कि यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से आपको चीज़ें रिपीट करा दी जा रही है, जिससे क्या होगा, आपको फिर से आपके माइंड सेटअप में अच्छे से तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, झूम खेती को यहाँ पे किस तरीके से की जाती है, ये यहाँ पे इस तरीके से की जाती है, जैसे कि इस यहाँ पे जो फसल यहाँ पे बनाए जाते हैं, मतलब जो फसल उगाए जाते हैं, वहाँ पे जब फसल कटने के बाद यहाँ पे खेती को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद जो मन चाहे, मतलब अनचाहे जो घास उगते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग उखाड़ते नहीं, उसी को वहीं पे छोड़ दी जाती है। इसके बाद वहीं पे जब इसके बाद उसको काट कर जब सूख जाता है तो उसको काट कर वहीं पे जला दी जाती है, जिससे क्या होता है, उसे उखाड़ते नहीं, बस वहीं पे काट कर जला दी जाती है। उससे क्या होता है, खाद बनता है। फिर जब बीज की बारी आती है तो इसमें खेत में ट्रैक्टर से मतलब जोता नहीं जाता, इसको हल्के हल्के मिट्टियों, मतलब खुरपी जो होती है, खुरपी से उसको हल्के हल्के मिट्टियों को हिला दी जाती है, जिससे क्या होता है, बीज ऊपर नीचे हो जाए
जाए और मिट्टी से दब जाए, इस तरीके से वहाँ पे खेती होती है। फिर जो भी बीज के अलावा अनचाही जो घास उगते हैं उसको भी वहाँ पे उखाड़ कर फेंकते नहीं, क्या करते हैं काट के वहीं पे ज़मीन में मिला दी जाती है, जिससे क्या हो उससे भी ज़मीन उपजाऊ होती है। इस तरह के खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहती है, जनजाति कृषि के नाम से भी जानी जाती है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया हो कि झूम खेती कहाँ और कहाँ कहाँ पे होती है ये। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक। ठीक है, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक, ये भी आप इसे पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। यहाँ पे क्या बातें आपसे कही गई है कि जो हमारे भोजन में मुख्य पोषक होता है, कौन कौन से मुख्य पोषक होता है, तो इसे आप नोट करिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो इस तरीके से हमारे शरीर में 5 प्रकार के यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरीके से 5 पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व होते हैं मतलब हमारे भोजन में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे भोजन में किस तरीके से होता है, मंड या शर्करा, मतलब जो चावल धुलते हैं तो उसमें वाइट वाइट जो निकलता है, तो यहाँ पे देखिए चावल में से एक प्रकार का जो वाइट यहाँ पे निकल, उसी को ही मंड कहते हैं शर्करा के रूप में। मतलब यहाँ पे गन्ने, ये सब चीज़, शुगर यानी चीनी, शक्कर, गुड़, इस तरीके से यहाँ पे ये पाया जाता है। मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट शर्करा और मंड से मिलता है। इसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा हमें मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्रदान मिलता है हमारे शरीर को। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक कहते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोटीन से क्या चीज़ें मिलती हैं, तो प्रोटीन से हमें वृद्धि और शरीर का स्रोत, मतलब जो भी चीज़ें, जैसे प्रोटीन हमें किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मिलता है तो सोयाबीन से। सोयाबीन, दाल, ये सब क्या है, हमारे प्रोटीन के स्रोत है। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब विटामिन से हमें क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो रोग होते हैं उससे रक्षा करते हैं। विटामिन में हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर हमें स्कर्वी की कमी, मतलब ये होता है जो विटामिन सी की कमी होती है, तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब जो दांत मसूड़ों, ये सब प्रॉब्लम करती है। इसके बाद आपको यहाँ पे बात करती हैं, जैसे दांत, विटामिन डी की कमी से हमारे अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो चीज़ें भी आपको विटामिन डी भी लेना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे विटामिन ए, जिससे रतौंधी की कमी हो जाती है, सॉरी, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये भी चीज़ें, मतलब आपको ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। मतलब विटामिन भी आपके शरीर के लिए मुख्य पोषक तत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। देखिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता दी जाती हैं। ये रही आपके यहाँ पे विटामिन, जैसे विटामिन ए को यहाँ पे देखिए लिख दिया जाता है। चलिए हम फटाफट आपको लिख के बता देते हैं यहाँ पे विटामिन के कुछ नाम। जैसे ए से क्या मिलता है, ए से क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल, इससे क्या होता है, हमें इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी।
आप फटाफट नोट कर लीजिए। फिर बी से क्या होता है, बी से होता है थायमिन, सॉरी एक मिनट, थायमिन। थायमिन्स के हमें विटामिन बी की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग, बेरी बेरी, क्या होता है, बेरी बेरी। ठीक, अब विटामिन सी से कमी से क्या होता है हमें, विटामिन सी की कमी से एस्कर्विक, क्या होता है, एस्कर्विक, स्कर्विक। इसकी कमी से क्या होता है हमें स्कर्वी, मतलब स्कर्विक अम्ल यानी स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, जो मसूड़ों में कम हो देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात आती है विटामिन डी से। विटामिन डी से क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे नपुंसकता होता है। ठीक है, नपुंसकता। अब इसके बाद विटामिन के आता है। विटामिन के से क्या होता है, विटामिन के से यहाँ पे देखिए फ्लेक्यूनम, इसे आप नोट कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको याद रहेगा। इससे क्या होता है, इससे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रक्त का थक्का न बनना, मतलब विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना होता है। इसके बाद यहाँ पे विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल रिकेटस होता है, यानी यहाँ पे नपुंसकता रोग आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी की कमी से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 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 एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे विटामिन डी से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिकेटस, सॉरी यहाँ पे देखिए रिकेटस जो घेंघा होता है। ठीक है, रिकेटस रोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको रिकेट्स रोग देखने को मिलता है। यहाँ पे ये यानी कैल्सीफेरॉल से आपको रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से मतलब टोकोफेरॉल से आपको नपुंसकता देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी आपको मैंने विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल से नपुंसकता नहीं, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस रोग देखने को मिलता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। विटामिन यहाँ पे देखिए चीज़ें लिखी भी हुई हैं, फिर से आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए से हमारी त्वचा यानी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने यानी हमारी मदद करता है। विटामिन डी से हमारी अस्थियों एवं दांतों के लिए मजबूत यानी कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी से ही हमारे क्या होता है, हमारे शरीर में ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। फटाफट आप इसे नोट करते जाइए या तो फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे या तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जिसे रुच्छास के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुच्छास की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुच्छास के मुख्य स्रोत जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई, जैसे कि आपको बता दिया गया सारी चीज़ें कि हमारे इन पोषक के अलावा हमारे शरीर में रेशों की भी, जैसे कि रेशे हमें कहाँ से मिलती है, जैसे भिंडी में आपको रेशा देखने को मिलता होगा। नेनुआ यानी आपको तोरी, ये सब लौकी, ये सब आपके क्या है, रेशे प्रकार की सब्जियाँ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद अब यहाँ पे देखिए और चीज़ें क्या बोली गई है पोषक तत्वों के बारे में। छिलका उतार कर यदि सब्जियाँ और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जैसे कुछ सब्जियाँ होती हैं कि उनके क्या होते, छिलके उतार कर धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको बता दिया जाता है
कि अगर आलू आलू क्या होता है, आलू को छील कर फिर धुले फिर काटे, तो इससे क्या होता है जो उनमें मंड लगे होते हैं, अगर काट कर धुले तो उसमें मंड जो लगे तो वो धुल जाते हैं। चावल सॉरी चावल की बात करें, सब्जियों की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से बातें होती हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज़ें, जैसे अब पालक हो गया, पालक को हरी सब्जियाँ बिना पहले धो लो फिर काटो, जैसे पालक में पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पहले आप उस सब्जियों को पहले धुल लो, फिर इसके बाद रख दो कुछ टाइम के लिए, फिर इसके बाद काटिए और फिर सब्जी को बनाइए। ठीक है, काट कर यहाँ पे काट कर तब धुलेंगे, उससे क्या होता है पूरा पोषक तत्व जो होता है वो खत्म यानी नष्ट हो जाता है। ठीक, फिर सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल तथा और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें आपको बताई जा रही है। चावल से क्या होता है, चावल को बार बार धुलने से चावल से जो मंड लगे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और दाल में भी पाए जाते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बार बार मतलब चावल को सिर्फ 1 से 2 बार धुलना चाहिए, दाल को 1 बार ही धुलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बातें हो रही है। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका ब्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस 3 प्रकार की यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे देखिए जिसे आपको भूख लगने का किससे पता चलता है, हाइपोथैलेमस से पता चल जाता है। जीभ पर 4 तरह की 900 यहाँ पे सॉरी जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे क्या होता है भोजन मीठा लगने लगता है। तो क्या करते हैं जो यहाँ पे देखिए ग्रसनी होती है, यहीं पे आपका यहाँ पे देखिए टाइलिन टाइलिन नामक एक स्टार्च यहाँ पे मतलब पाया जाता है, जो कि खाने को जब चबाया जाता है तो खाने क्या होता है मीठा यानी शुगर में बदल जाता है। मतलब उसमें क्या करता है जो टाइलिन नामक यहाँ पे स्टार्च निकलता है उससे क्या माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे क्या होता है भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर खाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में कल की वीडियो में बताया अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करके कि भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर हम किन किन सब्जियों को खाते हैं। ये रही बातें आपको यहाँ पे पोषक तत्वों के बारे में। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि बात होती है अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल के अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रहे। मतलब हम चीज़ों को काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, तो वो किन चीज़ों को, जैसे अचार हो गया, पापड़, ये सब क्या करते हैं हम जो कांच होता है कांच के बर्तन में रखते हैं। कांच के बर्तन में ज़्यादा जल्द से ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अचार को रखने के लिए कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी न रहे, और नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या देखिए, अब अचार के बारे में यहाँ पे बताया गया कि चीज़ें खराब ना होने के कारण जब दस्त लगते हैं तो या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। मतलब आपको दिन भर में 5 लीटर मतलब 24 घंटे में 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे करके पीना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको शरीर में दिन भर में 5 लीटर पानी आप 24 घंटे में पी जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको दस्त और उल्टिया की शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं उसे लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई गई है कि किस तरीके से यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे मलेरिया कैसे हमें किन रोगों से कैसे किस तरीके से हमें होता है ये भी। मलेरिया आपको देखिए यहाँ पे एक मच्छर होता है जो रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, जो कि ये क्या है भारतीय मूल के थे, मतलब भारतीय निवासी थे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि चीज़ें मलेरिया किससे होता है, हैजा कैसे होगा इसके होता है, फिर डेंगू कैसे होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सेशन आपको पसंद आएगी, देखिए हम बीच में पढ़ाते हुए आपको बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करते कि आप सेशन को लाइक करिए या अपने दोस्तों को शेयर करिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। स्टार्ट में बोलती हूँ, इसके बाद सीधा लास्ट में ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, जिससे क्या
क्या होगा कि आपका माइंड इधर उधर न जाए, जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ बस उसी पे फोकस करिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। सेशन को पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक से आपके आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, वीडियो को वीडियो को यहाँ पे लाइक करिए। चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।